Hello dear learners, hope you are doing well. So here we are starting a very fresh series of PYQs of the papers held from 2014 to 2023. Yes, अभी हम 14 से 23 लेंगे और हमारे पास अगर टाइम रहा और इफ पॉसिबल कंसेप्ट्स बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होते हैं तो हम 13 के और 12 के भी वीडियोस कवर करेंगे. यस, बैकवर्ड भी जाएंगे बट अभी हमारा टारगेट है 14 से लेकर 23. सो हियर प्रेजेंटिंग द फर्स्ट वीडियो ऑफ पेपर 2 हिस्ट्री फॉर 50 क्वेश्चंस 100 मार्क्स. और जून 2014 का पेपर है ये, पेपर 2. उसके बाद में हम पेपर 3 कवर करेंगे. अभी हमारा पेपर 2 रहेगा. सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2. तो लिस्ट 1 में है ग्रिड सिस्टम ऑफ एक्सकवेशन, प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रैटिग्राफी, रेडियो कार्बन मेथड ऑफ डेटिंग, 3 डायमेंशनल मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग. और इनसे रिलेटेड लोग जो कि है पिट रिवर्स, आर.एम. विलर, थॉमस जेफरसन, F.W. लीवी. तो हमारा आंसर है, सबसे पहले तो हमारा आंसर डायरेक्टली ना निकाल कर आप मुझे सिर्फ ऐसा बताइए कि आपको इनमें से कोई नाम रिलेटेबल है या नहीं. जैसे मुझे पता है रेडियो कार्बन मेथड ऑफ डेटिंग वाले जो थे उनका नाम, तो आपको इनमें से किसी का नाम पता है? यस, रेडियो कार्बन वाले थे लीवी, ऑप्शन बी. ऑप्शन 4 तो सी का है 4 अगर कहीं पर है. यस, ऑप्शन बी में है सी का 4. तो मैं इसको विदाउट एनी डाउट कर सकती हूँ टिक. क्यों? तो मुझे पता है. ठीक है, तो हम बाकी भी चेक कर लेंगे. ग्रिड सिस्टम वाले थे विलर, आर.एम. विलर. आप ऐसे भी उनको लर्न कर सकते हैं. ग्रिड सिस्टम वाले विलर, प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रैटिग्राफी वाले जेफरसन, रेडियो कार्बन वाले लीवी और 3 डायमेंशनल मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग पिट रिवर्स, रिकॉर्डिंग रिवर्स. सिंपल ट्रिक्स काम आती है एग्जाम में लर्न करने के लिए, रिटेन करने के लिए. सेकेंड, इन विच एरिया द नियोलिथिक मैन लिव्ड इन अंडरग्राउंड पिट्स. अगर आपको डबल आवाज़ आ रही होगी तो सॉरी, थोड़ा सा ग्लिच आ रहा है इसीलिए, बट आई विल वर्क ऑन इट ऑल्सो. इन विच एरिया द नियोलिथिक मैन लिव्ड इन अंडरग्राउंड पिट्स. ये थे कश्मीर में और वो साइट का नाम क्या था? कोई बता सकता है? बुरजाहोम. काफ़ी फेमस नियोलिथिक साइट है बुरजाहोम कश्मीर की, राइट. और वो कब मिली थी? 3000 BC. अर्ली एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस एंड एनिमल डोमेस्टिकेशन के भी एविडेंसेस हमें बुरजाहोम से मिलते हैं और वहाँ पर ये अंडरग्राउंड पिट्स भी है. ऑप्शन. अब क्वेश्चन नंबर 3, मैच लिस्ट 1 आइटम्स फाउंड इन हरप्पन साइट्स और उनके पॉसिबल सोर्स है लिस्ट 2 में. कॉपर, शेल, लैपिस लजुली, गोल्ड. डेक्कन, राजस्थान, कच्छ, अफगानिस्तान. अब ये क्वेश्चन तो काफ़ी ईजी. कॉपर के थे राजस्थान, ए का 2 कहाँ पर है? 2 ऑप्शन में. वहीं पर गोल्ड का D, गोल्ड का डेक्कन, D का 1 कौन से ऑप्शन में है? सिर्फ एक ऑप्शन में. इसीलिए हमारा आंसर है ऑप्शन डी. ऑप्शन डी हमारा आंसर है. लैपिस लजुली कहाँ मिला था? अफगानिस्तान में. और कच्छ में मिलते थे शेल्स. ठीक है, इतना तो हार्ड नहीं है ना, सॉल्व कर सकते हैं. कॉपर राजस्थान, शेल कच्छ, लैपिस लजुली अफगानिस्तान एंड डेक्कन में गोल्ड कर्नाटक. किसी ने यहाँ पर ये मूवी देखी है क्या? KGF. उसमें भी तो गोल्ड वाला जो था वो काफ़ी फेमस माइन. यस, इसीलिए डेक्कन में गोल्ड काफ़ी फेमस है, वो भी कर्नाटक में. 4, विच अमंग द फॉलोइंग वेपन्स ऑफ वॉर हैव नॉट बीन फाउंड इन द रिमेन्स ऑफ द हरप्पन कल्चर. ऐसे कौन से हरप्पन रिमेन्स है नहीं मिले हैं? नहीं, नॉट बीन फाउंड. तो कौन से नहीं मिले थे? ऑप्शन ए एरो एंड बो एंड एरोज. हाँ, जो धनुष बाण होता है वो नहीं मिला था. बाकी स्वर्ड्स, शील्ड्स, हेलमेट्स मिले थे. स्वर्ड्स तलवार, शील्ड्स और हेलमेट्स आर्मर का पार्ट है. और ये जो थे वेपन्स, ये किससे बने हुए थे? कॉपर, टीन एंड ब्रॉन्ज. आयरन के वेपन्स नहीं थे क्योंकि तब आयरन आया भी नहीं था. किस के बने थे? कॉपर, टीन, ब्रॉन्ज. ओके, ठीक है, समझा अभी? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन. 5th, हु अमंग द फॉलोइंग प्रीस्ट हैड द ड्यूटी टू सुपरवाइज द परफॉर्मेंस ऑफ अ सैक्रिफाइस. ये थे ब्रह्मा. और ये कब की बात चल रही है? वैदिक पीरियड की बात चल रही है. ब्रह्मा थे जो कि हर जो यज्ञ होते थे उन्हें सुपरवाइज करते थे. मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2. काफ़ी सारे ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे. सौर्थ सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र, सुल्भ सूत्र. मेजरिंग ऑफ फायर अल्टर्स, रूल्स रिलेटिंग टू सैक्रिफाइसेस, डोमेस्टिक राइट्स, धर्म और लॉ. धर्म से धर्म सूत्र. सी का 4 तो ये पता चल गया, इसीलिए ऑप्शन है ए. 6 का ऑप्शन है ए. गृह सूत्र यानी कि डोमेस्टिक वाले जो रहते थे, गृह, घर. सौर्थ सूत्र डोमेस्टिक, रूल्स फॉर सैक्रिफाइस वाले जो रूल्स थे. धर्म सूत्र तो हमें पता है 4, धर्म और लॉ. और सुल्भ सूत्र मेजरिंग ऑफ फायर अल्टर्स.
इनके ऑथर्स भी पता चल गए तो बहुत बढ़िया बात है, कमेंट्स में बता दो। आगे फिर से बुक्स है, अब ये बुक्स तो 7th, लिस्ट 1 लिस्ट 2, सूर्य सिद्धांत पूदगल होरशास्त्र एरेंटाइन वेर, रोमन्स ग्रीक्स आर्यभट्ट जैनिज्म। सूर्य सिद्धांत तो हमें पता है आर्यभट्ट की है, तो ऑप्शन ए का 3 2 में है। ओके, अब इसमें एलिमिनेशन, बाकी के CD हो गए। पूदगल ये है जैनिज्म से रिलेटेड, यस जैनिज्म से रिलेटेड बुक है ये, तो हमारा आंसर है ऑप्शन ए, 7th का ऑप्शन ए। क्योंकि बी में ही है सिर्फ 4, जैनिज्म बी में ही है इसीलिए। और एरेंटाइन वेर तो किसका है, रोमन्स का, और होरशास्त्र यानी कि ग्रीक्स का। ठीक है, 3 4 2 1। आगे फिर से मैथ्स लिस्ट 1, ऑफिशियल्स विद देयर डिपार्टमेंट्स है, लक्षण अध्यक्ष, सीता अध्यक्ष, पोतवा अध्यक्ष, पानी अध्यक्ष, सुपरिटेंडेंट ऑफ मिंट्स मतलब कि जो पैसे वगैरह छापते थे, सुपरिटेंडेंट ऑफ कॉमर्स, सुपरिटेंडेंट ऑफ एग्रीकल्चर, सुपरिटेंडेंट ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। लक्षणाध्यक्ष म्हणजे लक्षणाध्यक्ष का है 1 मिंट्स, ए का 1 कहाँ पर है, और सीत अध्यक्ष का एग्रीकल्चर, सीत माने कि लैंड होता है और वो एग्रीकल्चर रिलेटेड लैंड होती है, याद रखो ये पॉइंट। तो बी का 3 कहाँ पर है, 2 में है। ठीक है, जिसमें ए का 1 भी है और बी का 3 है, तो ये दोनों तो कॉमन है। अभी पोतवा अध्यक्ष और पानी अध्यक्ष, पोतवा यानी कि वेट्स एंड मेजरमेंट्स होते हैं, तो हमारा आंसर है ऑप्शन बी, 8 का ऑप्शन है बी। ये तो कॉमन टर्म्स है, ये याद रहने ही चाहिए। अभी इनके लिए बहुत सारे ट्रिक्स भी निकाल लिए तो भी आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। पानी अध्यक्ष माने कि कॉमर्स, सुपरिटेंडेंट ऑफ कॉमर्स। आगे विच इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका गिव्स एन अकाउंट ऑफ कलिंगा वॉर, कौन सा इंस्क्रिप्शन है ये, शहबाज गरी रॉक एडिक्ट, यस ये 13th रॉक एडिक्ट है, मेजर रॉक एडिक्ट। और इसमें ये कहाँ पर प्रेजेंट है, पाकिस्तान में, प्रेजेंट है पाकिस्तान में। तो इसमें क्या दिया है, 13th मेजर एडिक्ट, द लार्जेस्ट, सबसे बड़ी भी है, विक्ट्री ऑफ धम्मा ओवर ग्रीक किंग्स एंटियोकस, पोटलेमी और टोलेमी, एंटीगोनस, मगास, एलेक्जेंडर, चोलास, पंड्यास। और फिर इसमें मेंशन भी किया गया है कंबोजा, नबकास, भोजा एंड आंध्रा। तो ये 13th पिलर है, 13th पिलर, यस। और जो 14 टोटल पिलर्स है मेजर रॉक एडिक्ट्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके ऊपर हर साल क्वेश्चन आता ही है। तो हम PDF प्रोवाइड कर लेंगे या फिर हम नेक्स्ट जितने भी पेपर्स है उसमें कवर करते जाएंगे, और एंड में हम सारे एक जगह पर लिखकर प्रोवाइड कर दूंगे मैं। आप भी आपके नोट्स हाथों हाथ बनाओ, बिल्कुल भी पैसिव रीडिंग नहीं करनी है, पैसिव लर्निंग नहीं करनी है, अच्छे से एक्टिवली बैठो, सेशन में अटेंडेंस दो, क्योंकि अगर आपने इसमें एकदम ध्यान से सुना तो चीज़ें पढ़ी हुई लगेगी जब आप रिवीजन भी करोगे और जब आप बुक्स में भी पढ़ोगे। 10th, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स इज द लास्ट रूलर ऑफ द सातवाहना, कौन थे, पुलुमावी 4, पुलुमावी 4। और ये क्यों ये किस प्रकार से लास्ट होते हैं, क्योंकि पुरानिक लिस्ट जो कि है 30 किंग्स वाली, उसमें इनका नंबर सबसे लास्ट में आता है, पुलुमावी 4th। और सबसे पहले कौन थे, सिमुका, जिन्होंने कब स्टार्ट किया था, 228 BC बिफोर क्राइस्ट, 228 से 205 में थे। और जो ये लास्ट थे ये थे 217, हम ईयर लिख देते हैं, 217 से लेकर कब तक, 224 AD, कौन थे, ये थे। ठीक है, आगे 11th, हु वॉज द फर्स्ट मैथमेटिशियन टू कैलकुलेट द करेक्ट वैल्यू ऑफ पाई, कौन थे ये जिन्होंने वैल्यू ऑफ पाई फाइंड की थी, ये थे आर्यभट्ट 1, सूर्य सिद्धांत वाले ही आर्यभट्ट इन्होंने। और आर्यभट्टी अभी बुक लिखी है तो इन्होंने दिया था। और ये क्यों कैलकुलेट करते थे, यूज्ड कैलकुलेशंस फॉर फैसिलिटेटिंग रिलीजियस कंस्ट्रक्शंस, जैसे फायर अल्टर्स वगैरह बनाने, उसमें ये काम आता था। 12th, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेरिटरीज वॉज नॉट रूल्ड बाय किंग चंद्रगुप्त 1, कौन सी ऐसी टेरिटरी है, ये थी वैशाली, जो कि कहाँ प्रेजेंट है, अभी भी प्रेजेंट है, वैशाली बोलकर थी पहले, जब एंशियंट टाइम में उसे वैशाली बोलते थे, अभी वैशाली है बिहार में, प्रेजेंट डे बिहार में। और ये एक तरह से ना रिपब्लिक स्टेट था, यस। वैशाली से एक बहुत फेमस पर्सनैलिटी भी रिलेटेड है, मुझे उनका नाम कमेंट्स में बताओ, मुझे पता है आपको पता होगा ये, आप बहुत टाइम से हिस्ट्री पढ़ रहे हो, आप PG लेवल वाले हो तो आपको तो ये पता ही होगा। 13th, सेंट थॉमस कम टू इंडिया फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी ड्यूरिंग द राइन ऑफ गोंडोफेरनेस, और ये कौन थे, इंडो पार्थियन,
इंडो पार्थियन, फर्स्ट रूलर थे इंडो पार्थियन। आगे, करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ बुद्धिस्ट साइट्स। सबसे पहले सांची, ये तो आपको पता ही है कि सांची सबसे पहले आएगा, तो यहाँ पर सबसे पहले सांची किसमें, सी और डी में दिया गया है। उसके बाद में अमरावती और नागार्जुन कोंडा, इन दोनों के बीच में नालंदा लास्ट है, ये तो पता है, बट अमरावती है ये नागार्जुन कोंडा, ये वाला कैसे पता चलेगा, उन्हीं के डेट पर से, राइट। तो हमारा आंसर है ऑप्शन 14 का सी, पहले सांची, फिर अमरावती, फिर नागार्जुन कोंडी जूनी कोंडा एंड देन नालंदा। नालंदा सबसे लास्ट में आता है। यस, सांची तो अशोका के टाइम से ही चल रहा था, जो 12th सेंचुरी एडी तक चला, पता है आपको। ये जो 3rd सेंचुरी बीसी से स्टार्ट हुआ था सांची का काम, ये हर बार रिनोवेशन वगैरह होता रहा और ये 12th सेंचुरी एडी तक चला। 15, हु अमंग द फॉलोइंग ऑफिसर्स वॉज नॉट अ फंक्शनरी अंडर द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। प्रदेशिकास, राजुकास, युक्तास, नायकास। तो ऑप्शन डी है नायकास। नायकास किसके अंडर थे, विजयनगर। यस, विजयनगर में नायकास थे। आगे, आपको अगर हमारा हिंदी वाला पीडीएफ चाहिए तो मैं तो ये एज सच पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पर। 16, एजर्शन एंड रीजनिंग है। तो सबसे पहले एजर्शन है, विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ टर्किश रूल द आर्ट ऑफ हिस्ट्री राइटिंग वॉज फर्मली एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया। द सल्तनत पीरियड विटनेस डेवलपमेंट ऑफ पेपर इंडस्ट्री इन इंडिया। तो 16 का आंसर क्या है हमारा, बी। बी क्यों है, तो देखो अजर्शन एंड रीजनिंग में ऐसा रहता है कि आप पहले पहला स्टेटमेंट बोलो जो अजर्शन है, विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ टर्किश रूल द आर्ट ऑफ हिस्ट्री राइटिंग वॉज फर्मली एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया। वाई, बिकॉज ऑफ द पेपर इंडस्ट्री इन डेवलप्ड इन इंडिया। नहीं, क्योंकि आर्टिस्ट उतने आए उनके साथ में जिन्होंने बहुत अच्छा अच्छा काम किया है, तो इसीलिए वो काफ़ी फेमस हुआ। ठीक है, पेपर इंडस्ट्री तो धीरे धीरे डेवलप हुई, समझे। अभी आगे 17, हु प्रोक्लेम्ड दैट द मेसन एंड स्टोन कटर्स ऑफ दिल्ली वे सुपेरियर टू देयर फेलो क्राफ्ट्समैन इन द होल मुस्लिम वर्ल्ड। ये थे अमीर खुसरो। ये काफ़ी ज़्यादा इन्होंने पेट्रोनाइज किया इंडियन कल्चर को, इंडिया के बारे में। तो ये थे अमीर खुसरो। ठीक है, आगे, सॉरी, हु अमंग द फॉलोइंग यूज्ड टू लुक आफ्टर द आर्मी ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड। वैसे अमीर खुसरो की एक बुक है, अमीर खुसरो ने तो काफ़ी बुक्स लिखी है, जैसे नूफेसिफर, हश्तबिश्त, काफ़ी इम्पॉर्टेंट फिगर थे ये हमारे मेडिवल इंडिया के, काफ़ी इंपॉर्टेंट फिगर थे। हश्तबिश्त इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर लिखी है। हाँ, मतलब इनकी बुक्स भी काफ़ी फेमस है। ये एक तरह से सिंगर भी थे अमीर खुसरो, काफ़ी अच्छे सिंगर भी रह चुके हैं, तो काफ़ी फेमस है और इनके बारे में क्वेश्चंस आते हैं, तो आप ये इनके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई करो। 18, हु अमंग द फॉलोइंग यूज्ड टू लुक आफ्टर द आर्मी ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड। कौन थे ये, अरीज़ मामलिक। अरीज़ मामलिक, यस, ऑप्शन डी, अरीज़ मामलिक। रिक्रूट करना सोल्जर्स को, फिर ऐसे ही सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह सब कुछ यही डिसाइड करते थे। 19, द कंट्री इज़ फॉर द मोस्ट पार्ट वेल कल्टिवेटेड, वेरी फर्टाइल, द ट्रूप्स अमाउंट इन नंबर टू 11 lakhs। हु अमंग द फॉलोइंग, हु मेड द अबव स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ विजयनगर। ये थे निकोलो कॉन्टी। ये कौन थे, एक इटालियन ट्रैवलर थे जो कि आए थे देवराय वन के टाइम पर। 1420 में आए थे ये, जब देवराय वन का चल रहा था राय। आगे 20, हु अमंग द फॉलोइंग ओपाइंड दैट अ वुमन कैन नॉट एक्विट हरसेल्फ वेल एज अ रूलर फॉर शी इज एसेंशियली डिफिशिएंट इन इंटेलेक्ट। ये थे इसामी, जिनका नाम था, यस, और ये किसके बारे में बोल रहे थे, जिनका नाम है रज़िया सुल्तान, जो कि इल्तमिश की बेटी थी। यस, फर्स्ट एंड द ओनली मुस्लिम रूलर वुमेन, जो वुमेन थी। यस, और इनको काफ़ी क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा था जब ये इनको सिलेक्ट किया गया था एज अ क्वीन। दो हिंदू जो किंगडम्स थे उसमें क्वीन एज अ रीजेंट होती थी, एंड कहीं कहीं पर तो एज अ क्वीन भी रह चुकी है, बट मुस्लिम जो थे रूलर्स, जो सल्तनत वगैरह जो आए थे अरब से, उनके काफ़ी फर्म प्रिंसिपल्स होते थे, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। यस, तो उसी में रज़िया सुल्तान को अपॉर्चुनिटी देना काफ़ी ज़्यादा आउट ऑफ द कंटेक्स्ट बात थी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट शेर शाह सूरी। शेर शाह एस्टैब्लिश्ड एन अम्पायर एक्सटेंडिंग फ्रॉम अफगानिस्तान टू ओडिशा।
नहीं, इतना बड़ा एम्पायर तो उनका नहीं बिल्ड हुआ था। सेकेंड, हिज यूज़ ऑफ हिंदवी लैंग्वेज इन एडमिनिस्ट्रेशन वॉज अ मेजर ऑफ हिज प्रैक्टिकल सेंस। येस, हिंदवी लैंग्वेज उन्होंने यूज़ भी की है। ही इन्फोर्स लॉ एंड ऑर्डर विथ हैवी हैंड। येस, उनके काफ़ी सारे मेजर्स इस एग्रीकल्चर, मिलिट्री, ये सारे जो मेजर्स थे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है और काफ़ी ज़्यादा आगे तक चले। ही विड्रॉ द सर्कुलेशन ऑफ गोल्ड कॉइन्स। नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया था। इनफैक्ट उन्होंने सिल्वर, गोल्ड एंड कॉपर कॉइन्स तीनों भी सर्कुलेट किए थे। तो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन बी 2 and 3 ओनली। आगे, अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। तो बैटल ऑफ खानवा, पालखेड़, चौसा, धर्माल। तो सबसे पहले बैटल ऑफ खानवा कब हुआ था? 1527। ये किसके बीच में होता? बाबर और, एक मिनट, हम इसको थोड़ा सा छोटा कर देंगे। बाबर और किसके बीच में होता? जो राजपूत कॉन्फेडरेसी थी उनके बीच में हुआ था वो 1527। फिर उसके बाद में आता है पालखेड़। पालखेड़ कब हुआ था? 1728। ये मराठा और निज़ाम शाह, ये निज़ाम शाही के बीच में हुआ था, जो कि असफ जहाँ थे, हैदराबाद के जो निज़ाम थे उनके बीच में। बैटल ऑफ चौसा हुमायूं और शेर शाह के बीच में हुआ था 1539 में, 1539 में। और फिर बैटल ऑफ धर्मात हुआ था औरंगजेब के बीच, औरंगजेब और जसवंत सिंह राठौड़ के बीच में हुआ था। कब हुआ था ये? 1658 में। ठीक है, समझा अभी आपको? इतना थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट है बट इतना भी नहीं है, तो आप कर सकते हो। तो सबसे पहले आया था बैटल ऑफ खानवा। 1 किस में है? ए में ही है, सिर्फ ए में है, और जिसमें 2 लास्ट भी है। सो 22 का है ऑप्शन ए। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग हिस्टोरिकल अकाउंट्स वॉज नॉट रिटन ड्यूरिंग द राइन ऑफ अकबर? तारीख फिरिश्ती, हुमायूं नामा, तारीख शेरशाही, तबाकत अकबरी। तो ये है तारीख फिरिश्ती। ये एक्चुअली लिखी गई थी 1612 में, बीजापुर में लिखी गई थी, जब इब्राहिम आदिल शाह थे, उनकी डायनेस्टी चल रही थी तब। और ये किसने लिखी थी? मोहम्मद कासिम फरिश्ती, जिन्हें फरिश्ती भी बोलते थे, उन्होंने लिखी थी तारीख फिरिश्ती। यस, बीजापुर में लिखी गई बुक है ये 1612 में। किसने लिखी थी? फिरिश्ता ने लिखी थी। आगे 22, विच ऑफ द फॉलोइंग हिस्टोरियंस राइट्स दैट नूरजहां's रिलेशंस एंड कनेक्शंस वर एक्सॉल्टेड बाय फेवर्स ऑफ ऑल काइंड? ये किसने लिखा था? ये उन्होंने लिखा था जो शाहजहां के टाइम पर थे एज अ राइटर, मुतामद खान। ऑप्शन है 24 का है ऑप्शन ए। नूरजहां किनके वाइफ थे? जहांगीर के वाइफ थे, और उनके बेटे शाहजहां थे, एंड उनके फादर, उनके भाई, इन सब का मिलकर एक जो स्मॉल ग्रुप था, तो वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुका था। Which of the following statements is true? Like Europe, the nobility in Mughal India was a legal category. The Mughal nobles were not involved in the task of administration at high level. वो involved थे. The social distinction between Iranis, Duranis and Sheikzada nobles disappeared. नहीं, ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, तो disappear तो नहीं हुआ. The nobles whose ancestors had been in the Mughal imperial service for more than a generation called Khanzad. Yes, option D. हमारा आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, आगे 26, फिर से मैच द पेयर है। फ्रैंकाइस बर्नर, ट्रैवेनियर, पेल्सार्ट, राल्फ फिच। तो सबसे पहले तो इनके रिलेटेड काम ये किसके टाइम पर आए थे? आपको राल्फ फिच तो पता ही होंगे, जहांगीर के टाइम पर आए थे। यस, 26 का आंसर क्या आएगा फिर? राल्फ फिच, डी 1, डी का 1 आएगा। A Dutch traveler who visited India during the reign of Jahangir, a French traveler who was a jeweler by profession and who was in India during the reigns of Shah Jahan and Aurangzeb, an Englishman who visited India during the reign of Akbar, a French physician who visited India during the reign of Aurangzeb and believed that king was the owner of all land in India. Okay, तो ट्रैवेनियर एक ज्वेलर थे, ऑप्शन बी का बी का ये आएगा 2, बी का 2 आएगा। ट्रैवेनियर तो एक ज्वेलर थे, बी का 2 किस में? 2 में। उसके बाद में ए का 4, बर्नियर जो थे फ्रेंच फिजिशियन थे, ये मैंने एनसीईआरटी में पढ़ा हुआ है, 12th के एनसीईआरटी में। हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग राइन ऑफ औरंगजेब, ओके, ए का 4, ये भी कॉमन है दोनों में। फिर आगे पेल्सार्ट और राल्फ फिच, ये दोनों में से पता रहना चाहिए। तो पेल्सार्ट किसके टाइम पर आए थे? ओके, पेल्सार्ट जहांगीर के टाइम पर आए थे। यस, राल्फ फिच अकबर के टाइम पर आए थे। तो है हमारा आंसर क्या आएगा फिर? ऑप्शन ए। कन्फ्यूजन हो गया था। पेल्सार्ट जहांगीर के टाइम पर आए थे और राल्फ फिच जो सबसे पहले इंग्लिश मैन थे। यस, जो सबसे पहले इंग्लिश मैन थे जो इंडिया आए थे। हमारा आंसर है ए। आगे फिर से आया है मैच द पेयर। इस पेपर में काफ़ी सारे मैच द पेयर्स हैं, पर ये एक तरह से ईजी भी हो सकता है अगर आपको थोड़े बहुत भी हिंट होंगे तो। इजारा
हासिल, गल्ला बख्शी, नाबूद. A method of land revenue assessment and collection under the Mughal system of revenue crop farming, area under crop failure, actually realized revenue under the Mughals. हासिल, बी का 4 सिर्फ एक नहीं है. ऑप्शन बी 27 का है, ऑप्शन बी. तो क्यों मैंने हासिल का मतलब होता है जो एक्चुअली मिला उनको, एक्चुअली रियलाइज्ड रेवेन्यू, तो बी का 4. देन इजारा तो है, हमें पता है, सिस्टम ऑफ रेवेन्यू फार्मिंग, इजारा सिस्टम, इजारादारी काफ़ी फेमस है ना. गल्ला बख्शी क्या होता है, मेथड ऑफ रेवेन्यू असेसमेंट एंड कलेक्शन. और नाबूद है एरिया अंडर क्रॉप फेलियर, ऑप्शन 3. ठीक है, समझ जाएगा ना. चलो फिर से assertion and reasoning है. In military terms, Aurangzeb's reign was undistinguished. He could not subjugate the Marathas. Okay, yes, वो पॉसिबल तो नहीं हुआ उन्हें मराठास को सब्जुगेट करना. औरंगजेब राइन वॉज अनडिस्टिंग्विश्ड. हाँ, ऐसा बोलते बट नहीं थी. इनफैक्ट सारे मिलिट्री रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज सब कुछ ख़त्म हो गए थे, इसीलिए वो सब्जुगेट भी नहीं कर पाए. और फिर बाद में तो पूरा जो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन था सब कुछ डिवास्टेड हो गया. तो इसलिए ऑप्शन है डी 28. ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू. ठीक है, आगे 29. द रियलिटी ऑफ मुगल सेंट्रलाइज पावर इज़ वन मैटर वेदर इट वॉज गुड और बैड क्वाइट अनदर. ये किसने बोला है, ये बोला है J.F. रिचर्ड्स ने. मुगल को सेंट्रलाइज पावर तो बोलते ही थे बिकॉज वो था भी सेंट्रलाइज्ड. तो ये किसने बोला है, J.F. रिचर्ड्स ने. आगे ये स्टेटमेंट बेस. एक्चुअली ना एक पॉइंट याद रखो, या तो आप रिवीजन करते टाइम पर पूरा एक जगह पर लिख कर रखोगे तो आपको ये ईजी जाएगा. तो कैसे ना कुछ ऐसे अलग अलग डिविजन्स बनाओ, एक बुक लो उसमें अलग अलग डिविजन्स बनाओ, फिर उनसे रिलेटेड उसी एरिया में उसी पार्ट में लिखो. या फिर एक काम करो ईयर वाइज, जैसे अभी 2014 का पेपर 2 चल रहा है तो वैसे ही ईयर वाइज चलो. ये दोनों मेथड्स भी काफ़ी कन्वीनियंट होता है जब आप रिवीजन करते हैं. अभी नहीं ऐसा लगता है अभी क्या ही इतनी मरमर करनी है, क्यों इतना परेशान होना है, बट जब आप रिवीजन करते हो तो यही चीज़ काम आती है. अभी नेम ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर शिवाजी महाराज, टाइटल ऑफ द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट. तो ये जो महाराज के अंडर थे अष्टप्रधान, उनमें से 4 दिए हुए और वो किससे मैच होते हैं ये बताना है. डिपार्टमेंट ऑफ रॉयल हाउस होल्ड एंड कोर्ट अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ रॉयल कॉरेस्पॉन्डेंस, फाइनेंस डिपार्टमेंट, आमत्य मंत्री, सुमंत सचिव. तो ये किससे रिलेटेड कौन से है ये बताओ बोला उन्होंने. ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारे रॉयल हाउस होल्ड एंड कोर्ट अफेयर्स वाले मंत्री जी रहते थे. अभी सरने में मंत्री, ऑप्शन 2. फिर डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर्स कौन रहते थे, ये हमारे सुमंत. डिपार्टमेंट ऑफ रॉयल करस्पॉन्डेंस माने कि सचिव, और फाइनेंस डिपार्टमेंट होता था अमात्य के पास में. तो इसीलिए हमारा आंसर है ऑप्शन बी. ऑप्शन बी है करेक्ट आंसर. 30 का है ऑप्शन बी. आगे फिर से असर्शन एंड रीजनिंग है. ठीक है, वीक स्टेट्समैन एंड इनकम्पिटेंट कमांडर्स वेर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रैपिड डिसइंटीग्रेशन ऑफ द मुगल एम्पायर इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th century. The Mughal statesmen and nobles of this period were preoccupied with their own interest and had little concern for the fate of empire. तो ये पूछा है कि कौन सा सही है, ए एन आर ट्रू बोलना है या नहीं. तो देखो जी, वीक स्टेट्समैन नहीं और इनकम्पिटेंट कमांडर्स, तो ये रैपिड डिसइंटीग्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल थे क्या. ये एक बात का रीज़न होता है. सबसे पहले तो जो फॉरेन इन्वेजन्स हुए थे, अब वो इन्वेजन्स किसने किए थे, अहमद शाह अब्दाली ने, ये अफगान वाले. फिर औरंगज़ेब ने जो डेक्कन कैंपेन किया था तो सारे मिलिट्री रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज सब खत्म होने आ गए थे. और उनके बाद में जो वीक सक्सेसर्स आए थे वो भी एक इशू था. तो जो ये सारे थे ये रैपिड डिसइंटीग्रेशन में काफ़ी कंट्रीब्यूट कर रहे थे. उसी के साथ साथ मुगल स्टेट्समैन एंड नोबल्स भी अपने अपने खुद के अलग अलग टेरिटरीज बनाने में लग गए थे. तो हमारा ऑप्शन है 31 का डी. ऑप्शन है 31 का डी. ओके, वीक सक्सेसर्स, फॉरेन इन्वेजन्स, औरंगजेब्स डेक्कन कैंपेन्स, उनकी जो पॉलिसीज़ थी वो भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग थी. इसीलिए लोगों का मतलब रिवॉल्ट्स वगैरह बाद में काफ़ी ज़्यादा शुरू हो गए थे. 32. द ओनली मेजर इंडस्ट्री इन द हैंड्स ऑफ इंडियन कैपिटलिस्ट ड्यूरिंग द लेट 19th century. मतलब कि 1800 जो रहती थी, लेट 19th माने 1800, फिर 1850 के बाद वाली, तो कौन सी थी,
कौन सी ऐसी मेन इंडस्ट्री थी उनके हाथ में? कॉटन टेक्सटाइल, ओनली मेजर इंडस्ट्री थी ये, जो इंडियन कैपिटलिस्ट के हाथ में थी। 33 अ यंग महाराष्ट्रियन हु जॉइन द रिवोल्यूशनरी मूवमेंट इन द पंजाब वॉज राजगुरु। यस, राजगुरु का नाम क्या है? शिवाराम राजगुरु, जो कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी से बिलोंग करते हैं। राजगुरु नगर अभी है बॉम्बे, मुंबई के अराउंड। फिर उसके बाद में ये एक मेंबर थे, और ये एक्टिव मेंबर थे किसके? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जो भगत सिंह वाली थी। हाँ, और इन्होंने भगत सिंह के साथ में मिलकर, सुखदेव भगत सिंह के साथ मिलकर इनको भी फांसी लगी थी 23 मार्च 1931। 34 हु स्टेटेड दैट द ऑब्जेक्ट ऑफ पॉलिटिकल डकैट्स मस्ट बी टू सिक्योर मनी बिलोंगिंग टू द गवर्नमेंट। किसने बोला था ये थे राम प्रसाद बिस्मिल। 34 का आंसर है राम प्रसाद बिस्मिल। क्या बोला था कि ऑब्जेक्ट ऑफ पॉलिटिकल डकैट्स म्हणजे पॉलिटिकल डकैट्स जो है उनका एक ही ऑब्जेक्टिव है टू सिक्योर द मनी बिलोंगिंग टू द गवर्नमेंट। और राम प्रसाद बिस्मिल भी किससे रिलेटेड है? हसरा, पहले जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन थी, फिर वो सोशलिस्ट हुई थी भगत सिंह के साथ में। आगे अभी ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने। मिंटो, जॉन शोर, कॉर्नवालिस, वॉरेन हेस्टिंग्स। तो सबसे पहले आपको पता ही होगा हेस्टिंग्स आएंगे, जो कब थे? 1772 से 85। 1772 से 85 हम ऐसे जाते हैं पहले के जैसे कि। मिंटो कब आए थे? मिंटो थे सबसे लास्ट में 1807 से लेकर 1830। फिर उसके बाद में आते हैं जॉन शोर, ये कब थे? 1793 से 98। फिर आते हैं कॉर्नवालिस जी 1786 से 1793। और फिर वॉरेन हेस्टिंग्स सबसे लास्ट में दिया है, पर ये तो आते हैं सबसे पहले 1772 से 85। तो सबसे पहले लॉर्ड हेस्टिंग्स 4 कहाँ पर है? सबसे पहले 2 में है, 2 ऑप्शंस में 4 सबसे पहले, और लास्ट में मिंटो भी है क्या? सिर्फ एक में है, ऑप्शन डी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब उल्टा कर दिया, सॉरी। 36 हु कमेंटेड ओरिएंटल लर्निंग इज इन्फीरियर टू यूरोपियन लर्निंग। किसने बोला था? लॉर्ड मैकॉले, जिन्होंने ही वुड्स डिस्पैच भी लाया था, मैकॉले। नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, यूरोपियन लर्निंग और इंग्लिश लैंग्वेज सुपेरियर है, ये इन्होंने बोला था। 37 हु वेर कॉल्ड नियो नेशनलिस्ट। कौन रहते थे ये? एक्सट्रीमिस्ट। कब आए थे ये? मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट, जो 1905 के अराउंड में थे ना। उसके बाद में जो ऐसे बोलते थे कि हमारे जो कल्चरल साइट्स है, हेरिटेज है, ये सबको प्रोटेक्ट करना जिम्मेदारी हमारी, जैसे थ्रेटन्ड आइडेंटिटी, उन्हें डर लगता था, उसी से रिलेटेड है ये। 38 हु सेट अप द एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट एट पूसा। ये कब आया था? 1905 में आया था। और 1905 में कौन थे? करजन। पूसा बिहार में था, फिर एक अर्थक्वेक के बाद में इसे दिल्ली में शिफ्ट कर दिया गया था, और ये काफ़ी बार रीनेम भी हुआ है। सबसे पहले तो ये क्या था? इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, फिर हुआ इंपीरियल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, और अब क्या है वो? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। 39 फिर से कमीशन और उनके चेयरमैन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फेमाइन कमीशन 1899, रेलवे कमीशन 1901, इरिगेशन कमीशन 1901 और यूनिवर्सिटीज़ कमीशन 1902। तो इनके चेयरमैन थॉमस रॉबर्टसन, थॉमस रेले, एंथोनी मैकडोनल्ड, सर कॉलिन स्कॉट, मॉनक्रिफ। तो कौन आएगा इसका आंसर? क्या बोलेंगे हम? अरे 39 का आंसर है ए। फेमाइन कमीशन वाले ये काफ़ी फेमस, मैकडोनल्ड। फिर रेलवे कमीशन रॉबर्टसन, इरिगेशन कमीशन मॉनक्रिफ, और यूनिवर्सिटीज़ कमीशन है डी का 2 रेलिंग। तो हमारा आंसर आ गया है ए। और मैंने इरिगेशन कमीशन के जो सबसे पहले डायरेक्टर जनरल थे उनका नाम भी एक वीडियो में मेंशन किया है इसके पहले। अगर आपने देखा है तो मुझे कमेंट्स में बताओ वो वीडियो। Who of the following poets wrote in the praise of Russian Revolution of 17
1917 ये थे सुब्रमण्यम भारती। सी सुब्रमण्यम इनका नाम था, तमिल राइटर, पोएट, जर्नलिस्ट, और इन्हें भारती एज अ टाइटल मिला था बिकॉज ऑफ उनके काफ़ी अच्छा वर्क किया है उन्होंने पोइट्री में, इसीलिए उन्हें ये टाइटल दिया गया था। इन विच ईयर ढाका अनुशीलन समिति वॉज फाउंडेड, इसका आंसर तो ड्रॉप किया है, ये क्वेश्चन ही ड्रॉप किया है, बट 1905 ही आंसर है, नवंबर 1905। किसने स्टार्ट किया था? पुलिन बिहारी दास। पुलिन बिहारी दास। वैसे अनुशीलन समिति कहाँ स्टार्ट हुई थी? बंगाल में स्टार्ट हुई थी। किसने स्टार्ट की थी? अरविंदो घोष और उनके भाई बरिंद्र घोष ने। एक अंडरग्राउंड मूवमेंट जैसे अनुशीलन समिति काफ़ी प्रोपोगेट हुई थी। आगे 42 हु अमंग द फॉलोइंग सेड फॉर मी एवरी टाइनिएस्ट एक्टिविटी इज गवर्नड बाय व्हाट आई कंसिडर टू बी माई रिलीजन। ये किन्होंने बोला था? महात्मा गांधी ने बोला था। काफ़ी फेमस स्टेटमेंट है ये गांधी जी का। 43 द ऑल इंडिया वुमेंस कॉन्फ्रेंस वॉज स्टार्टेड इन 1927 टू प्रमोट वुमेन्स एजुकेशन। ये किसने स्टार्ट किया था? मार्गरेट कजिन्स। और ये पता है 20th प्रेसिडेंट बनी थी इस कॉन्फ्रेंस की, सबसे पहली नहीं, 20th प्रमोट वुमेन्स एजुकेशन। आगे बढ़ेंगे हम। और एक फीमेल रिलेटेड है 44 हु ऑफ द फॉलोइंग लेड अ डेलीगेशन टू लंदन टू डिमांड फीमेल फ्रेंचाइज। ये है सरोजनी नायडू। इन्होंने ना 1917 में ये फ्रेंचाइज के लिए स्टार्ट किया था अपना वर्क, और फिर उसी ईयर जो कि लाहौर सेशन था 1917 वाला, उसमें इन्होंने बोला था कांग्रेस में भी एट कांग्रेस सेशन इक्वल एलिजिबिलिटी फॉर वोटिंग राइट्स ऑफ मेन एंड वुमेन। ये उन्होंने रेजोल्यूशन प्रेजेंट किया था कांग्रेस सेशन में भी। और जो SOS थे उस टाइम पर कौन थे? मॉर्ले मॉन्टेग्यू जो थे हमारे SOS सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लंदन में थे, वो उन्हें जाकर उन्होंने ये डेलीगेशन ने प्रेजेंट किया था फीमेल फ्रेंचाइज, औरतों को भी वोट करने का समान अधिकार मिलना चाहिए जो आज हमारे पास में है। इसलिए वोट करो और अच्छी सरकार चुनो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कैबिनेट मिशन प्लान? इट रिजेक्टेड क्रिएशन ऑफ सेपरेट स्टेट ऑफ पाकिस्तान, करेक्ट। इट रिकॉग्नाइज इंडियाज राइट टू secede फ्रॉम द कॉमनवेल्थ, येस। ऑल मेंबर्स ऑफ इंडियन कैबिनेट आर टू बी इंडियंस, ओके। इट गिव स्कोप टू द कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, नहीं। इन्होंने माइनॉरिटीज़ को भले ही प्रायोरिटी दी थी बट ऐसे कम्युनल बोलकर नहीं मिला था, इसीलिए हमारा ऑप्शन है डी। 45 का है ऑप्शन डी। आगे द नेहरू लियाकत पैक्ट बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान वॉज साइड इन 1950 टू रिजॉल्व द इशूज ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज, प्रिंसली स्टेट्स, एक्सेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, बॉर्डर डिस्प्यूट्स, फॉरेन रिलेशन। तो ये है ऑप्शन है प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़, जो कि रेफ्यूजीज थे उनका प्रोटेक्शन के लिए रिलेटेड है ये। बाय द वे मुझे कमेंट्स में बताओ कैबिनेट मिशन प्लान के जो मेंबर्स थे 3, उनका नाम, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं। 47 वेयर वॉज पंचायती राज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड? सबसे पहले आया था राजस्थान में 1959 में, नागौर डिस्ट्रिक्ट में 1959, और ये 1959 अक्टूबर का है, अक्टूबर 1959। और आंध्र प्रदेश में उसके बाद में आया था 1959 में, दिसंबर समथिंग। आगे 48 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट अबाउट ब्लैक डेथ? ब्लड सकिंग फ्लीज दैट लिव ऑन ब्लैक रेड वेयर रिस्पॉन्सिबल, येस। प्लेग वॉज कॉल्ड ब्लैक बिकॉज ऑफ द डेडली ब्लैक स्वेलिंग्स, करेक्ट। The terrible disease was transmitted from Asia to Europe in the 15th century, correct. People thought that God had sent this black death as a punishment for their sins, okay. तो इसका आंसर क्या है? 48 का C। ये एक्चुअली 1331 से 1770 तक चला था, और ये किससे बनता है, किससे स्प्रेड होता है? येसर्निया पेस्टिस बैक्टीरिया होता है, वो है मेन कॉजिंग एजेंट, और जो ट्रांसमिट होता है वो फ्लीज से होता है जो 49th गिवन बिलो असर्शन एंड रीजनिंग है फिर से। सिविलाइजेशन इन ऑल इट्स वराइड एस्पेक्ट्स कॉन्स्टिट्यूट्स द सब्जेक्ट मैटर ऑफ हिस्ट्री। सच अ कल्चरल अप्रोच टू हिस्ट्री वुड मेक इट अ बायोग्राफी ऑफ सिविलाइजेशन। तो ये क्या है? सिविलाइजेशन से रिलेटेड है पॉइंट। और अगर आप पहले को असर्शन को अगर पूछते हैं वाई, तो फिर आंसर में अगर रीज़न आता है तो उसका आंसर होता है बोथ A and R आर ट्रू एंड R इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। सिविलाइजेशन के रिलेटेड था, दोनों भी सही थे, इसीलिए हमारा आंसर है ऑप्शन ए। आगे 50 हु अमॉन्ग्स द फॉलोइंग मेडिवल हिस्टोग्राफर्स प्रोनाउंस दैट प्रेजुडाइज एंड पार्टीसनशिप ऑब्स्क्योर द क्रिटिकल फैकल्टी एंड प्रिल्यूड क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन? ये थे इब्न खाल्दून।
फादर ऑफ मॉडर्न सोशियोलॉजी है ये, और इनकी काफ़ी फेमस बुक है मुकदमा। बुक का नाम लिख लो, आगे काम आएगा। मुकदमा कब थे ये? 1332 से 1406 मेडिवल पीरियड में थे। काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी थी, सोशियोलॉजिस्ट, फिलोसोफर। ओके, आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। होप यू ऑल इन्जॉयड द वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। नई सीरीज़ है, अभी धीरे धीरे और अच्छे वीडियोज़ आएंगे, तो इसीलिए सब्सक्राइब करके रखो। और मैं प्रॉमिस करती हूँ रिग्रेट नहीं करोगे अगर आपने इसी मेथड से पढ़ाई की तो। पहले PYQs देखो, फिर उसके बाद में बुक्स में शुरू करो पढ़ाई करना। जब क्वेश्चंस में जो वर्ड्स पढ़ते हैं एक हाथ भी, और वो जब बुक्स में दिखते हैं ना, तो एक अलग लेवल का हैप्पीनेस आता है और फिर रिटेंशन पावर भी बढ़ जाती है। सो होप यू एंजॉयड द वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स।